ASP.NET MVC के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे बंडलिंग और मैनिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में। सबसे पहले बात करते हैं कि बंडलिंग क्या है। इस प्रोसेस के थ्रू हम ग्रुप करते हैं अपने वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन की जावास्क्रिप्ट या CSS फाइल को और फिर उसको रेफरेंस करते हैं एक यूनिक नाम से। क्यों, थोड़ी देर में जानते हैं। और मोडिफिकेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं अननेसेसरी वाइट स्पेसेस, 9 ब्रेक्स और कमेंट्स को अपने जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल से, ताकि उनकी साइज रिड्यूस हो। और इसका फ़ायदा हमें क्या है कि हमारे वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन फास्टर लोड होगी। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को और यूज़ करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम बंडलिंग और मिनिफिकेशन क्यों करते हैं और उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस वेब एप्लीकेशन को। आप कोई भी वेब एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस एप्लीकेशन में हमारे पास ये डिज़ाइन फोल्डर है जिसमें CSS फोल्डर है और उसके अंदर 2 फाइल्स हैं। तो CSS फाइल्स और इसी तरह जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है और उसमें 2 जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं। रन करते हैं इस एप्लीकेशन को। इस स्टेज पे आपके सामने है और मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर क्लिक करूँगा मोर टूल्स और आखिर में डेवलपर टूल्स क्लिक कर दें और फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ। जब रिफ्रेश हो जाएगा तो करंटली चूँकि हाईलाइट है JS, तो आप देख रहे हैं jQuery.js और javascript.js और आप देख रहे हैं इनकी साइज़ क्या है। jQuery.js का 287 KB है किलोबाइट्स और bootstrap.js का 67.6 KB है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 354.6 KB बनता है किलोबाइट्स। इसी तरह अगर मैं क्लिक करूं CSS पे तो आपको CSS bootstrap.css और site.css नज़र आ रहे हैं, आपके सामने है और इनकी साइज 143 KB और 441 है बाइट्स। तो अगर हम दोनों को जमा करेंगे तो 144 KB है। तो करंटली आप देख रहे हैं हमारे सारे CSS फाइल्स की साइज क्या है, 144 KB और jQuery.js और bootstrap.js की है 354.6 KB किलोबाइट्स। ये है बिफोर बंडलिंग और मैनिफिकेशन के। अब हम बंडलिंग और मैनिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे जिसके थ्रू क्या होगा, हमारी इन फाइल्स को ये बंडल कर देगा और फिर उनकी साइज को रिड्यूस कर देगा। तो किस तरह, आइए चलते हैं इसको विजुअल स्टूडियो में करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने रेफरेंस डालना है system.web.optimization। तो राइट क्लिक कीजिए रेफरेंसेस में, ऐड रेफरेंस और देखते हैं कि यहाँ पे system.web में ऑप्टिमाइजेशन है या नहीं है और आप देख रहे हैं यहाँ पे नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है, ये मैंने ऑन पर्पस किया। हमने क्या करना है, हमने इस पे क्लिक करना है, मैनेज NuGet पैकेजेस क्लिक कर दें और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्टिमाइजेशन और आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET वेब ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क जिसको क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, क्लिक कर दें इस पे और आपसे पूछेगा लाइसेंस एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट कर दें और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया और इसने इसको ऐड कर दिया, ये आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, system.web.optimization को हमने ऐड करना है अपने web.config फाइल्स में। तो किस तरह ऐड करेंगे, करंटली हमारे एप्लीकेशन में 2 web.config फाइल्स हैं, आपके सामने हैं। तो आइए चलते हैं, ऐड करते हैं system.web.optimization नेम स्पेस को क्लिक कीजिए और इस केस में ये यहाँ पे है
और मैं ऐड करता हूँ ऐड नेम स्पेस system डॉट वेब डॉट ऑप्टिमाइजेशन, और फिर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, इसको सेव कर देते हैं और फिर इसमें चलते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हो गया। अब हम मूव होते हैं और अब हम क्या करते हैं, एक क्लास ऐड करते हैं, और क्लास हमने किधर ऐड करनी है, ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट में। राइट क्लिक, ऐड क्लास, और मैं इस क्लास को नाम देता हूं बंडल कॉन्फिग। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बंडल कॉन्फिग। क्लिक कर दें ऐड। मैंने इसको क्यों नाम दिया बंडल कॉन्फिग, क्योंकि यहाँ पे और भी फाइल्स हैं, जैसे है रूट कॉन्फिग, फिल्टर कॉन्फिग, वेब एपीआई कॉन्फिग, सो बंडल कॉन्फिग, ताकि हमें पता चले कि हमारे बंडल क्लास को हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें, इजीली पहचान सकें। एक काम आप और भी कर सकते हैं, अगर आप इस बंडल config.cs फाइल को कहीं और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप इसको यहाँ पे ऐड कर दें। अब हम क्या करेंगे, एक मेथड को यहाँ पे ऐड करेंगे, स्टैटिक मेथड को, और मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मैं इसको नाम देता हूँ रजिस्टर बंडल्स, और फिर हम इसमें एक कलेक्शन को यूज करते हैं और उसको कहते हैं बंडल कलेक्शन, और इसके लिए हमें एक नेम स्पेस की जरूरत है जो कि है system.web.optimization। इंपोर्ट कर दिया मैंने, और फिर इसका जो पैरामीटर है उसका नाम मैं दे देता हूँ बंडल्स। अब हमने क्या करना है, इस पैरामीटर को यूज करना है, और पहले मैं बंडल करता हूँ अपने स्क्रिप्ट्स को। हमारी स्क्रिप्ट्स कौन सी है, ये दो स्क्रिप्ट फाइल्स हमारे पास। बंडल करते हैं तो किस तरह, बंडल्स, ये पैरामीटर डॉट ऐड कर दो, इस पैरामीटर में क्या, स्क्रिप्ट को बंडल कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू स्क्रिप्ट बंडल्स, बंडल, और बंडल का हम कौन सा पाथ देंगे ये हमारी मर्जी है, आप कोई भी पाथ दे सकते हैं। मैं देता हूँ bundles/js, और आप देख रहे हैं बंडल ये ज़्यादा रिकग्नाइजेबल है, बहुत आसानी के साथ हम इससे पहचान सकते हैं कि इस पाथ में हमने, या इस वर्चुअल पाथ में जो एग्जिस्ट नहीं करता बट हमने इसको ये नाम दिया है, तो हम बड़ी आसानी के साथ इसको पहचान सकते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे बंडल है। फिर डॉट इंक्लूड, तो इंक्लूड का मतलब क्या है कि हमने कौन सी फाइलें इसमें इंक्लूड करनी है, bootstrap.js और jquery.js। तो कहाँ है bootstrap.js, डिजाइन फोल्डर में है, और फिर उसके अंदर JS फाइल है, फोल्डर है, और उसमें बाद फाइल का नाम। चूंकि दो हैं तो दूसरा भी ऐड कर देते हैं, सॉरी कॉमा यहाँ पे। और ये कहाँ है, डिजाइन फोल्डर, JS फोल्डर, और नाम क्या है, jquery-1.12.3.js। हो गया। इस तरह हमने बंडल कर दिया अपने स्क्रिप्ट्स को, बंडल हो गया। इसके बाद बंडल करते हैं अपने स्टाइल्स और या CSS फाइल्स को। तो बंडल्स डॉट ऐड न्यू स्टाइल बंडल, और फिर हम इसको अपनी मर्जी का वर्चुअल पाथ दे देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दिया bundle/CSS और फिर डॉट इंक्लूड। अब मैं ऐड करता हूं, हमारे पास दो फाइल हैं, bootstrap.css और site.css।
तो ये कहाँ पे है, डिज़ाइन फोल्डर में है ये, और CSS फोल्डर में, और उसके बाद bootstrap.css, फिर कॉमा, design/css और site.css, फिर सेमीकोलन। तो हमने बड़ी आसानी के साथ अपने स्क्रिप्ट्स और अपने स्टाइल शीट्स को बंडल कर दिया। अब बंडल हो गया, रन करते हैं इस स्टेज पे, इसको राइट क्लिक कर दें और आप स्टिल देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम कोड, कुछ भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको अपने एप्लीकेशन में यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ क्लास को क्रिएट किया, लेकिन इसको कहीं भी हमने कॉल नहीं किया। इसको किधर कॉल करेंगे? जहाँ पे ये वाली फाइल्स कॉल हुई है। तो ये कहाँ पे कॉल हुई है? global.ax फाइल में, और यहाँ पे ये मेथड है application_start। जब भी हमारा वेब एप्लीकेशन ASP.NET MVC एप्लीकेशन रन होता है तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इस जगह से, और फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम यहाँ पे अपने इस क्लास को कॉल करेंगे, इसके इस मेथड को। तो कॉल कर देते हैं बंडल कॉन्फ़िग, और आप देख रहे हैं इंटेलिसेंस हमें नहीं दिखा रहा, क्यों? नेम स्पेस चाहिए, और नेम स्पेस कौन सा है? सॉरी, ये बंडल्स कर दिया मैंने। नेम स्पेस है bootstrap21.app_start। हो गया, और .register bundles, और फिर हमने इसको सप्लाई करना है बंडल टेबल, और system.web.optimization भी चाहिए हमें .bundle। तो अब हमने जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा कॉल करेंगे और उसको सप्लाई करेंगे ये, और जिसमें ये ऐड हो जाएंगे ये सारे बंडल्स। अब बंडल्स मौजूद हैं, चलते हैं इसको ले out.cs HTML फाइल में यूज करते हैं। करंटली हमने दोनों लिंक्स दिए हुए हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसी तरह इन दोनों को भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट की जगह लिख देंगे @styles.render, और फिर उसके अंदर क्या लिखेंगे? वर्चुअल पाथ। तो चूंकि स्टाइल शीट का वर्चुअल पाथ हमने क्या दिया था, ये, तो इसको कॉपी कर दें और हम यहाँ पे यूज करेंगे, और उसी तरह यहाँ पे @scripts.render, और फिर उसका भी वर्चुअल पाथ, ये वर्चुअल पाथ हमने दिया था, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हो गया। अब रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। राइट क्लिक कीजिए, सोर्स पेज, और आप देख रहे हैं @styles.render चेंज हो गया, और अब ये शो कर रहा है। उसी तरह @script.render इस पे कन्वर्ट हो गया। देखते हैं कि बंडलिंग तो हो गई और मिनिफिकेशन हुई है या नहीं। तो मोर टूल्स, डेवलपर टूल्स, और आप देख रहे हैं कि दोनों मौजूद हैं, सेम साइज है। अगरचे हमने बंडलिंग कर दी है लेकिन साइज स्टिल सेम है। क्यों? मिनिफिकेशन अभी अप्लाई नहीं हुई, तो मिनिफिकेशन भी अप्लाई कर देते हैं। और मिनिफिकेशन किस तरह अप्लाई होगी? bundle config.cs, इस फाइल में चलते हैं bundle config.cs, और हम यहाँ पे एक लाइन को कोड ऐड करेंगे, bundle
table dot enable optimization equals to true। तो आपने इसको करना है हर हाल में मिनिफिकेशन के, वरना सिर्फ बंडलिंग होगी, मिनिफिकेशन नहीं होगी, फिर कोई फायदा नहीं इसका। रन करते हैं। अब राइट क्लिक कीजिए, व्यू सोर्स, और अब आप देख रहे हैं 2 लिंक्स के बजाय 1 लिंक हो गया है, और यहां भी स्क्रिप्ट में 2 लिंक्स के बजाय 1 लिंक है। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं मिनीफाई हो गया है। इसने पहले बंडल कर दिया है सारे कोड को, फिर मिनीफाई कर दिया। इसी तरह इसने सारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स को भी बंडल कर दिया और फिर मिनीफाई कर दिया। तो आप देख रहे हैं सारे कमेंट्स और सारी वाइट स्पेसेस यहां से चली गई। आप देखते हैं कि साइज रिड्यूस हुआ है या नहीं। तो यहां पे क्लिक कीजिए, मोर टूल्स और डेवलपर टूल्स, रिफ्रेश कीजिए, और आप देख रहे हैं एक ही फाइल है। और अब क्या हो गई है, JS फाइल 131 KB, 131 KB, और CSS क्या है 118 KB। अब इसको कंपेयर करते हैं। बिफोर बंडलिंग और मिनिफिकेशन प्रोसेस के जब अप्लाई हुआ था तो साइज क्या था 144 KB, अब क्या है 118 KB। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारी साइज रिड्यूस हो गई, और JSK या जावास्क्रिप्ट फाइल्स 354.6 KB थे, अब इसकी साइज 131, जो कि इसका तीसरे से भी कम हिस्सा है। तो आपने देखा कि हमने बंडलिंग और मिनिफिकेशन का प्रोसेस किया, और जिसके थ्रू हमारे इस वेब एप्लीकेशन की स्क्रिप्ट फाइल्स और जावा स्टाइल शीट फाइल्स की साइज कंसिडरेबली रिड्यूस हो गई। अब ये वेब एप्लीकेशन डेस्कटॉप में, टैबलेट में और मोबाइल फोन्स पे काफ़ी तेज़ी से और लोड होगा, और बेटर यूज़र एक्सपीरियंस होगी। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।